नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज देश विदेश की 50 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, देश में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर, 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 28,602 करोड़ रुपए की लागत से देश के 10 राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 28,602 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आप लोग देख सकते हैं कि इन 10 राज्यों में इस योजना को मंजूरी मिली है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों को हाइड्रो पावर के विकास के लिए 4,136 करोड़ रुपए के इक्विटी समर्थन की मंजूरी भी मिली है। वहीं 3 नए रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी से करीब 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। पीएम जनधन योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। जी हां, साल 2014 में पीएम जनधन योजना शुरू की गई थी। इस योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। विदेश में भी इस योजना की तारीफ की जाती है। देश में सभी नागरिकों के पास बैंक अकाउंट हो, इसके लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 53 करोड़ जनधन अकाउंट ओपन हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा महिलाओं के अकाउंट हैं। जीएसटी राजस्व में लगातार गिरावट, जून जुलाई के बाद अब तीसरे महीने भी कम आया टैक्स। जी हां, प्रयागराज में लगातार तीसरी बार जीएसटी राजस्व में गिरावट आई है। अगस्त में सिर्फ 141 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 161 करोड़ रुपए जमा हुए थे। सीमेंट, सरिया और कुछ अन्य सेक्टरों से मिलने वाला टैक्स कम था। लगातार तीसरे महीने टैक्स में कमी आने से विभागीय अधिकारियों में खलबली मच गई है। अगले महीने न्यूयॉर्क में ग्रैंड कार्यक्रम में पीएम मोदी को सुनने के लिए आएंगे 24,000 से अधिक भारतीय प्रवासी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित करने वाले हैं। इसमें शामिल होने के लिए 24,000 भारतवासियों ने पंजीकरण कराया है। गुजरात में बीते दिनों से भारी बारिश ने कहर मचाया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि 6 जिलों में सेना को उतारना पड़ा। सड़कों पर गाड़ियां पानी में बह रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना है। कोलकाता के ट्रेनिंग डॉक्टर के दुष्कर्म मामले पर आज पहली बार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दर्द बयां किया है। उन्होंने अपनी पहली टिप्पणी में कहा है कि वह निराश और भयभीत हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता। कोलकाता डॉक्टर के मामले में एक नया रुख पकड़ लिया है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए ममता सरकार ने 5,000 से 6,000 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। कोलकाता में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने कोलकाता बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा 30 अगस्त को ताला लगाओ आंदोलन करने की घोषणा की है। कोलकाता डॉक्टर के मामले पर जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि दीदी के बंगाल में दोषियों को बचाया जा रहा है और इस मामले पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर देश में कोई तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। सच सामने आना चाहिए। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा में भूलक्ष्मी मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के विरोध में लोगों ने नारेबाजी भी की। स्थानीय पार्षद और उनके लोगों पर आरोप लगे हैं। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला की जन नायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में जेजेपी 70 और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। रूसी और यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ बात की है। जम्मू कश्मीर में चुनाव बिगुल बज चुका है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आगाह किया है। भाजपा ने कहा है कि देश के हित में समझौता नहीं किया जाएगा। अगर किसी पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में आतंकियों और पत्थरबाजों का समर्थन किया तो केंद्र की मोदी सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। दिल्ली बीजेपी ने सरकारी अस्पतालों के बाद कपास हेड़ा स्थित एमसीडी स्कूल में डेस्क की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और पार्टी के शिक्षा मॉडल की पोल खोलने का दावा किया।
कोलकाता डॉक्टर के मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कही बड़ी बात। उन्होंने कहा कि आज जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उनका उस लड़की से, उस परिवार से कोई सरोकार नहीं है। वो चाहते हैं कि अन्याय के खिलाफ न्याय होता दिखे। बिहार के अररिया में एक युवक को चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटा गया और उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च जैसा पदार्थ डाल दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपी को पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों के लिए सरकारी नावों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इन नावों पर लाइफ जैकेट और गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। यह व्यवस्था अगस्त और सितंबर महीने के लिए लागू रहेगी। लाइफ जैकेट की खरीदारी जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। टेलीग्राम सीईओ पर लगे अश्लीलता और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप। 24 अगस्त को टेलीग्राम के सीईओ पावेल डूरो को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उस समय उन पर तुरंत कोई आरोप नहीं लगाए थे, लेकिन अब नई जानकारी सामने आई है कि डूरो पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें अश्लीलता, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स की तस्करी जैसे आरोप शामिल हैं। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के एक खुलासे ने अमेरिकी चुनाव से पहले हड़कंप मचा दिया है। हाउस जुडिशरी कमेटी के लिए लिखे पत्र में जुकरबर्ग ने लिखा कि बाइडेन प्रशासन की ओर से कोविड से संबंधित पोस्ट को सेंसर करने या हटाने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। हमारे काम करने के तरीकों को प्रभावित करने का प्रयास भी किया गया था। मुझे अफसोस है कि उस समय मैं ये बात नहीं कह पाया। इस खुलासे ने चुनाव से पहले ही हड़कंप मचा दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एनसीईआरटी परख की ताजा रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि बोर्ड 12वीं परीक्षाओं के आधार पर अंतिम परीक्षा फल तैयार करने में 9वीं और 11वीं तक के अंकों को शामिल किया जा सकता है। इसमें 12वीं के अंकों को 40%, 11वीं को 25%, 10वीं को 20% और 9वीं के प्राप्तांकों को 15% वेटेज दिया जा सकता है। स्त्री 2 मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में ये मूवी 550 करोड़ से भी आगे है। मेकर्स ने फिल्म के ऑफिशियल आंकड़े शेयर किए हैं, जो इस बात का इशारा कर रहा है कि स्त्री 2 की सफलता अभी थमने का नाम नहीं लेगी। वाहन निर्माता कंपनियों को अब सभी कारों में पिछली सीट के लिए बैक सीट बेल्ट रिमाइंडर फीचर देना होगा। अभी तक यह रिमाइंडर फ्रंट सीट बेल्ट के लिए ही दिया जाता रहा है। वहीं जिन गाड़ियों में बैक सीट बेल्ट रिमाइंडर आता है वो टॉप वेरिएंट की होती हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से सड़क सुरक्षा से जुड़े इस नियम का नोटिफिकेशन भी कंपनियों को जारी कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया है। मायावती को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। बांग्लादेश में भले ही हिंसा थम गई है, मगर तनाव अभी भी बना हुआ है। इस बीच देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वह एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जहां हर कोई बिना डरे हुए अपने धर्म का पालन कर सके और किसी भी मंदिर की रखवाली न करनी पड़े। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो वह लोग राज्य पाकिस्तान से मिला देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह लोग सत्ता के लिए आतंकी हिजबुल से भी हाथ मिला सकते हैं। कानपुर शहर की एक कंपनी में बनी सर्च लाइट से भारत बांग्लादेश बॉर्डर की निगरानी की जाएगी। बॉर्डर में घुसपैठियों की आशंका को देखते हुए बीएसएफ ने 50 सर्च लाइट का शुरुआती ऑर्डर कंपनी को दिया है। आगे भी ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इस सर्च लाइट की मदद से 1 किलोमीटर तक की रेंज में नजर रखी जा सकेगी। अब वाराणसी शहर में चलने वाली सिटी बसों और ई रिक्शे पर त्रिशूल और बाबा विश्वनाथ धाम का लोगो लगाया जाएगा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के तीसरे भवन के फर्स्ट फ्लोर पर यात्रियों के लिए एसी वेटिंग हॉल, दवा, क्लासरूम और बच्चों के मनोरंजन के लिए गेमिंग जोन समेत अन्य व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायकों के लिए मासिक पेंशन 50,000 रुपए करने का ऐलान किया है। अभी पूर्व विधायकों को 22,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है, जिसे राज्य सरकार ने दुगना से भी ज्यादा कर दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग रविवार को राजधानी गंगटोक में पूर्व विधायक संघ के 22वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में सीएम ने पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच मैराथन बैठक के बाद सोमवार को 83 सीटों पर सहमत बन गई है। इसमें 51 सीट पर नेका और 32 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 3 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। त्रिपुरा बीते कई दिनों से बाढ़ की मार झेल रहा है। यहां 19 अगस्त से विनाशकारी बाढ़ के कारण कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और 1,17,000 लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपना 1 महीने का वेतन राहत कोष में देने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 महीने का वेतन दान करता हूँ। श्रीलंका की नौसेना के शिकंजे में भारतीय नाव 8 चालक दल के सदस्यों को भी पकड़ा। इससे पहले 24 अगस्त को खबर आई थी कि श्रीलंका की नौसेना ने भारत के 11 मछुआरों को फिर गिरफ्तार कर लिया है। इस साल श्रीलंका अब तक 333 भारतीयों को समुद्री सीमा पार कर मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर चुका है।